शुरू कहां से करें, क्या पढ़ें? डर रहे हो 7 मार्च के लिए? अब आपकी नैया आपके अरविहान वाले भैया पार लगाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ पढ़ के अब याद आया हिंदी भी 100 नंबर का है। अब क्या करें? अभिव्यक्ति माध्यम हिंदी का सबसे डराने वाला टॉपिक। केवल 6 प्रश्न आपके लिए पर्याप्त हैं। इन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे पेपर आपके लिए बना है, आप पेपर के लिए नहीं। उठो पार्थ, गांडीव उठाओ, कर लो मन को शुद्ध, छोड़ो चिंता, आलस त्यागो, ये है अंतिम युद्ध। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिए गए इन्हीं उपदेशों के साथ मैं आपका हिंदी मित्र सुमित सिंह तोमर अरविहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो भैया अब अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी साल भर की मेहनत जो आपने पूरे साल भर पढ़ा है, अब उनको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि आपके लिए लेकर आए हैं हम वो 50 इंपोर्टेंट प्रश्न, जिन इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ करके आपको यह समझ में आएगा कि आपने साल भर क्या पढ़ा है। और जिन लोगों ने साल भर बढ़िया तरीके से हिंदी पढ़ी है, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की है, उनको भी समझ में आएगा कि हमने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। ये 50 प्रश्न जिसमें हम आपको देने वाले हैं, यानी कि ये वो 50 प्रश्न हैं जिसमें आपको अभिव्यक्ति माध्यम पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये वो 50 प्रश्न हैं जिसमें आपको आरोह और वितान पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये वो 50 प्रश्न हैं जिसमें आपको निबंध और एप्लीकेशन यानी कि आपका पत्र पूरे के पूरे इंपोर्टेंट मिल जाएंगे। ये वो 50 प्रश्न हैं जिसमें आपका व्याकरण यानी काव्य बोध और भाषा बोध के इंपोर्टेंट प्रश्न दिए हैं। ये वो 50 प्रश्न हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा दी जाएगी। तो बस अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और इन 50 प्रश्नों में आपको विशेष रूप से ऐसे तैयार किया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक हिंदी उठाई भी नहीं है, बहुत से हमारे ऐसे महानुभाव होते हैं सर कि वो ये कहते हैं कि सर हम तो लास्ट टाइम के लिए बैठे हैं, कि दोस्तों ने ये बोला था कि हिंदी भी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, लास्ट टाइम पढ़ के एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ के हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों के चक्कर में आ गए। अब समस्या क्या हुई? दोस्तों के चक्कर में आ गए, अब हिंदी पढ़ रहे हैं, वो हो नहीं रही। बार बार पढ़ते हैं, लगे रहे मेन सब्जेक्ट के पीछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी क्या, अब वही हिंदी आपको दिक्कत दे रही है। अब क्या करें सर? अब ये दिक्कत आ गई है कि कहां से शुरू करें। तो ये उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी हिंदी शुरू की है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अब घबराने से कुछ होने वाला नहीं कि अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी इस खेत की जिम्मेदारी आपने अपने प्यारे सुमित सर को दे रखी है और हम आपकी नाव को डूबने नहीं देंगे। बिल्कुल आपका हाथ थामे पकड़े हुए हैं। तो इन 50 क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हिंदी के इंपोर्टेंट चीजें दी जा रही हैं। जहां अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में 60 हो जाएंगे, अगर 60 आ रहे हैं तो 70 और 70 आ रहे हैं तो 75 से 80 तक भी आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है भैया, तो बिल्कुल आराम से बैठिए, निश्चिंत हो जाइए। बस अब आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हिंदी भी 100 नंबर का है। हमने अभी बात की, हम लगातार मेन सब्जेक्ट में पढ़े रहते हैं, वो सब भी 100 नंबर के हैं। पता है कि आपको आगे के लिए काम आएंगे, जब आप नीट करेंगे या JEE जो भी कुछ करें काम आएंगे। लेकिन 12th में आपको हिंदी कम पढ़ने पर भी 100 नंबर पूरे दे रही है। उसके बाद हिंदी में कम पढ़ने पर भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अभी पढ़ लेंगे अगर आप, जैसा आपको बताया जाता है। अब आपने बहुत मेहनत कर ली, लास्ट टाइम स्मार्ट स्टडी का है, तो भैया ऐसे समय में आपको अब हिंदी बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर छोड़ दी तो ये रट्टा है और ये रट्टा आपको दिक्कत दे सकता है।
चलिए बिना बातचीत किए हम आज चालू करते हैं अपने हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहां हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, यानी कि जो 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम देने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न? उसके लिए बेटा एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी आपको क्लास दी जाएगी, जिसमें पूरे हिंदी के ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करवाए जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे विहान ने आपका हाथ पकड़ा है तो छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं, ठीक। चलिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, कौन कौन से और कितने नंबर के सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया शुरुआत होती है पद्य साहित्य के इतिहास से। यहां आपके एग्जाम में एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो ये एक 2 नंबर का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हमें पता है कि कवि परिचय, जो कवि परिचय है वो हमारे एग्जाम में 3 नंबर का आता है। फिर पद्यांशों की व्याख्या, यानी कि एक कोई आपको कविता दी जाएगी, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना होता है, वो 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कविता से हैं, पूरे 9 चैप्टर से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो ये स्मार्ट स्टडी करके हमें समझनी है कि कैसे उस 2 नंबर को हमें लेके आना है। उसके बाद फिर गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम निबंध पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, इन सभी विधाओं को पढ़ेंगे और संस्मरण, रेखा चित्र में अंतर, उपन्यास, कहानी में अंतर, ये सब अंतर देखेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न भी यहां से पूछा जाता है। लेखक परिचय की बात होगी, कुछ इंपोर्टेंट लेखक परिचय आपको दिए जाएंगे जो 3 नंबर का आता है। और उसके बाद गद्यांशों की व्याख्या, जैसे पद्य की हमने व्याख्या की, ऐसे ही गद्यांशों की व्याख्या भी 4 नंबर की पूछी जाती है। तो ये क्रम हमारा हिंदी का लगातार बना है। फिर गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी पूरे 6 चैप्टर हैं, 2 नंबर के। काव्य बोध, यानी कि जो काव्य बोध और भाषा बोध का जो व्याकरण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, क्योंकि 4 और 7 टोटल 11 नंबर का आ रहा है। तो यहां भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हमारी और आपकी बात होगी। फिर वितान, 3 चैप्टर हैं, जिसमें तीनों चैप्टर से 1-2 नंबर का प्रश्न आता है और 5 ऑब्जेक्टिव समथिंग पूछे जाते हैं। तो वितान से हमें 2 नंबर सब्जेक्टिव के कवर करने हैं। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम, यहां से भी 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। अपठित बोध, यानी आपको एक ऐसा गद्य और पद्य दिया जाएगा जिसमें आपको उन्हीं में से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। अब कैसे छांटने हैं वो हम आपको बताएंगे, जो 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पत्र लेखन और निबंध लेखन की बात होगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, पत्र लेखन की ऐसी बेहतरीन क्लास आपके YouTube पर डली हुई है, मेरे द्वारा ही पढ़ाई, कि उसमें पत्रों के कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट डले हैं कि इन इंपोर्टेंट की पॉइंट को आप अगर याद कर लेते हैं, कोई भी पत्र आ जाए, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, आप खुद से बनाने लगेंगे। मेरे कहने से एक बार आप उस क्लास को देखिए। और उसके बाद निबंध लेखन, निबंध में भी हमने कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट दिए हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको निबंध के विषय में जानकारी है तो उस इंपोर्टेंट की पॉइंट से पूरे निबंध आप खुद से लिखने लगेंगे। तो भैया ये हमारी पूरी आज की जर्नी थी कि हमें कैसे क्या कितने नंबर का पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है पद्य साहित्य के इतिहास से। आपको पता है कि पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अब क्या हुआ कि ज्यादा, जैसे हमने पिछले पुराने पेपरों को एनालिसिस किया, मैंने कहा कि 2020 से 2025 तक के पेपरों को एनालिसिस किया, तो पद्य साहित्य के इतिहास में विशेषकर मैंने देखा कि आधुनिक काल है, जो आधुनिक काल की जो 6 काल हैं उनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समस्या क्या है, पिछली बार उन्होंने रीतकाल की विशेषताएं पूछ ली जो आधुनिक काल से अलग है। तो अब हम क्या करें, ज्यादातर प्रश्न आधुनिक काल के पूछे गए, लेकिन पिछली बार रीतकाल से भी पूछ लिया। तो हमने एक काम किया कि एक बेहतरीन क्वेश्चन भक्तिकाल का डाल दिया, क्योंकि अगर मान के चलो रीतकाल पूछा है तो अब ज्यादातर संभावना बनती है कि भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएं उसके कवि को पूछ सकते हैं। तो एक इंपोर्टेंट ये है। दूसरा, छायावाद युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। दूसरा इंपोर्टेंट ये है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम एवं उसकी विशेषताएं, और नई कविता की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब देखिए, भारतेंदु युग हमने इसमें छोड़ा है। उसके बाद प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो हम प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को इसलिए छोड़ा है, एक तो प्रयोगवाद
और प्रगतिवाद। एक तो इनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे प्रयोगवाद और प्रगतिवाद से। प्रयोगवाद से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे हैं, तो पिछली बार पूछा गया तो ज्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। लेकिन प्रगतिवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार प्रगतिवाद को भी आप पढ़ लीजिए। बाकी के ये 4 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं, प्रगतिवाद को भी आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमारी बात होगी कवि परिचय पर। कौन कौन से इंपोर्टेंट कवि हैं, तो भैया कवि परिचय में इंपोर्टेंट कवियों की बात करें तो आपको पहले तो क्रम पता होना चाहिए कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब प्रश्न के साथ फिर बिंदु कौन से होंगे, 2 रचनाएं, भावपच, कलापच, साहित्य में स्थान, तीनों के एक एक नंबर आपको दिए जाते हैं। अब आपको यह करना है कि सबसे पहले तो किसी भी कवि की रचनाएं याद करिए। क्या करना है हमें, रचनाएं याद करना है। फिर भावपच कलापच में 1 नंबर मिलता है तो कम से कम 3 पॉइंट भावपच के और 2 पॉइंट कलापच के, टोटल 5 पॉइंट तो हमें याद करने ही हैं। तो कवि परिचय मेरे द्वारा पढ़ाया गया, ये भी यूट्यूब पर डले हुए हैं, संपूर्ण बितान, बेहतरीन क्लास है, एक बार जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं। और साहित्य में स्थान का भी 1 नंबर होता है। तो इंपोर्टेंट कौन कौन से कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंपोर्टेंट इसलिए हैं कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय दिया गया है। तो हम ज्यादातर गाइडों का एनालिसिस नहीं करते, हम एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादातर कहां से पूछे गए हैं, हम एनालिसिस करते हैं एमपी बोर्ड के सैंपल पेपर को। तो आप अब लास्ट टाइम है, कहां सैंपल पेपर ढूंढेंगे, कहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे और कहां आप अपना दिमाग लगाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन फिट करेंगे कि भैया पिछले साल ये पूछा गया था, इस साल ये पूछना बहुत अनिवार्य है एमपी बोर्ड के लिए। तो ये प्रश्न यही बताते हैं। तो पहले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, फिर रघुवीर सहाय का, इन दोनों का याद करना है, 2 ये हो गए। तीसरा हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी बार बार पूछे जाते हैं। और चौथा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। इन चारों का जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगर याद करने में दिक्कत है, समस्या है, तो सभी कवि परिचय आपके YouTube पर मेरे द्वारा ही पढ़ाए डले हुए हैं। फिर हमारी बात होगी पद्यांशों की व्याख्या की। अब ये तो भाई साहब एक अंधा कुआं है, मैं आपको बताऊं, ये एक अंधा कुआं है, कोई भी गद्यांश कहीं से भी उठा करके पूछ सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं। क्योंकि प्रोडक्शन आप कहां तक करेंगे, चीजों को कहां तक समझेंगे, क्योंकि 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर में कम से कम 30 से 40 गद्यांश है, उन्हें देना केवल 2 है, एक के अथवा में एक। अब कहां तक सोचेंगे, कहां तक वो जाएंगे। कोई कहता है कि 100% यही आएगा तो आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा है ही नहीं, भगवान नहीं है वो, आपको चीजें कैसे दे सकता है पूरी पूरी। तो मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसे आपकी धारणा बना के रखी है लोगों ने, टीचरों ने, कि भैया यही आएगा यही पढ़ लो। उसके लिए मैं आपको कुछ विशेष पॉइंट बताता हूं। देखिए, आपने अगर कविता पढ़ी है तो ठीक है, अगर कविता नहीं पढ़ी है तो उसका पूरा भावार्थ यानी पूरा सारांश कविता का पढ़ लीजिए। गूगल पर जाइए, नहीं पढ़ी है ना कविता, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आत्म परिचय कविता का सारांश, तो पूरा 8-10 लाइन में आपको सारांश समझ में आ जाएगा। उसी सारांश के अकॉर्डिंग कम से कम कुछ तो एग्जाम में लिखाएंगे ना कविता के। ऐसे 9 चैप्टर हैं, सबके एक एक करके सारांश पढ़ लीजिए। अगर पढ़ पा रहे हैं तो, नहीं पढ़ पा रहे, इसके लिए भी समाधान है कि भैया यूट्यूब पर हमने ये पूरा पढ़ाया है, पूरे आरोह में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके जब संपूर्ण आरोह पढ़ाया है तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि कुछ वीडियोस डले हुए हैं मेरे, उनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, किसमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। अब लिखते क्या है, इसे बोलते हैं संकेत, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर दूसरी जो बात होती है हमारी, किसकी होती है, संदर्भ की बात होती है। इसमें क्या लिखना है, इसमें प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक। अब पुस्तक कौन सी है सर, पुस्तक है आरोह। कौन सी है पुस्तक, पुस्तक है आरोह। अब लिखेंगे आरोह के अंतर्गत, फिर किस नाम से, आत्म परिचय नामक पाठ से दिया गया है। क्या है, आत्म परिचय। ठीक, आत्म परिचय नामक पाठ से दिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन।
अब इसमें 3 चीजें याद रखनी है संदर्भ में। एक तो बुक का नाम सबको पता है, आरोह है, भाग 2 आत्मपरिचय और हरिवंश राय बच्चन। 3 चीजें याद रखो, बुक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम, संदर्भ लिख गया, यानी कि आपका एग्जाम में 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर होता है सर प्रसंग। फिर क्या होता है, फिर होता है प्रसंग। अब प्रसंग में हमें क्या करना है, प्रसंग में हमें पूरा निचोड़ लिखना है कविता का, कि कविता में कवि कहना क्या चाह रहा है। कविता में जो कवि कहना चाह रहा है, जो आप व्याख्या में लिखना चाह रहे हैं, उसका एक लाइन में निचोड़ हमें प्रसंग में लिखना पड़ता है। फिर व्याख्या में इसका पूरा भावार्थ करना पड़ता है, यानी कि पूरी लाइनों का आपको अर्थ समझाना पड़ेगा जो कवि कहना चाह रहा है। और अंत में व्याख्या के बाद जो चौथा चीज होती है वो होती है विशेष, जिसे हम काव्य सौंदर्य के नाम से जानते हैं। चौथी क्या होती है, चौथी होती है विशेष, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, काव्य सौंदर्य के नाम से। इसमें यह बताया जाता है कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ठीक, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और कौन सी शैली, कौन सी शैली है। ये सब चीजें यहां पूछी जाती हैं। तो ये पूरा आपकी फॉर्मेटिंग होती है कि कैसे हमें ये पूरा गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या लिखनी है। सेम गद्यांश में भी यही फॉलो किया जाता है, सेम पद्यांश में, बस विशेष में इसमें बदल जाता है, क्योंकि गद्यांश में रस चंद अलंकार तो नहीं होते, उसमें केवल भाषा शैली होती है कवि की, तो उसमें भाषा शैली लिख दी जाती है। तो भैया ये सब चीजें आपको देखनी है। पहला है मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को हर पल हूं ठुकराता। ठीक, पहली व्याख्या ये है। दूसरी कुंवर नारायण की है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कैसी, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ और बात और भी पेचीदा होती चली गई। समझाया है आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बस अब आपको वो चीजें रिवीजन करने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं आपने अगर देख लिया है आरोह, आपने देख लिया है बितान यूट्यूब पर, दोबारा देख लीजिए। रिवीजन बार बार आवश्यक है आपके लिए कि कैसे चीजें कवर करनी है, कैसे पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर आते हैं, तीसरा है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है। पढ़ा होगा आपने, जब हम बादल राग की बात की थी, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ाया था, तब कहा था कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्ध प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। पूरी व्याख्या आपको करवाई गई है, तो इसको करना है। फिर झूमने लगे फल, ये कहां से है, छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी जी। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती, रस का अच्छे पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो ये 4 आपको पद्यांश की व्याख्या दी गई है। मैं आशा करता हूं कि इन्हीं व्याख्या से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 4 व्याख्याएं बहुत कम हैं। समुद्र में से एक सीपी खोजने के बराबर, समुद्र में से जैसे एक मोती हमें निकालना हो, ऐसे कर रहा हूं मैं कि पूरा समुद्र है आपका पद्यांश, कई व्याख्याएं हैं, 9 चैप्टर हैं, उसमें से कुछ मोती छांट के लाया हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि यहीं से प्रश्न बने। लेकिन मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि आप सारांश कम से कम चैप्टरों के पढ़ के जाएं। ठीक है बच्चों। उसके बाद गद्यांश पद्यांश के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आप समझ लीजिए। 9 चैप्टर हैं, कम से कम एक चैप्टर में 10 प्रश्न होंगे। 9 चैप्टर में 90 से 100 प्रश्न पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं, बुक के अलावा तो बहुत हैं। अब ऐसे में से कुछ प्रश्न, 7 प्रश्न आपके लिए लाना, मैं फिर कह रहा हूं, समुद्र में से मोती ढूंढने के बराबर है। लेकिन ढूंढा, लेके आए। तो चलिए, कौन से प्रश्न हैं, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे हैं। पहले आत्मपरिचय से है। दूसरा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। चौथा, कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है और क्यों। पांचवा, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में कवि ने दुख की छाया किसे कहा है। छठवां, तुलसी युग का समाज कैसा था, इसके बारे में बताइए। और सातवां, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। छोटा मेरा खेत बगलों के पंख। एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, आप कहें तो लिख दूं, आप कहूं तो लिख दूं, तो ठीक है। इसी का है कि कविता के संदर्भ में
छोटा मेरा खेत का, कि कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। ठीक, कविता के संदर्भ में अंदर और बीच के, मेरा मन हो रहा था, अंदर से मन हो रहा था कि एक प्रश्न आपके लिए लिखा जाए, तो मैंने 7 के बस 8 प्रश्न कर दिए। ये प्रश्न और आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाना। चलिए अब आते हैं गद्य साहित्य के इतिहास पर। पद्य साहित्य के इतिहास की बात हो गई। अब जब मैं पेपर को एनालिसिस कर रहा था, पुराने पेपरों को, पिछले 4 साल के मैंने पेपर देखे, वैसे 2020 से देखे, लेकिन 2022 तक जब मैंने प्रश्नों को देखा तो एक बात मैंने गद्य साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छे से पाया कि अंतर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लगातार आपके एग्जाम में अंतर ही पूछे जाते हैं, जैसे उपन्यास में और निबंध में, जैसे नाटक और कहानी में अंतर, ठीक है, निबंध में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, ऐसी चीजें पूछी जा रही, मतलब बार बार अंतर पूछे जा रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि सर आपको अंतर बड़े आराम से याद करके जाने हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बन रहा है। पद्य साहित्य, गद्य साहित्य के इतिहास में प्रश्न यहीं से बनना है। थोड़ा पद्य साहित्य के इतिहास में सोचना पड़ता है प्रश्न कहां से आएगा, लेकिन गद्य साहित्य के इतिहास में ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। तो प्रश्न क्या है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, और आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये 4 अंतर आपको कंप्लीट करके जाने हैं। इन 4 अंतरों में आपको प्रश्न मिल ही जाएगा, क्योंकि बार बार यही 4 अंतरों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भैया इन 4 अंतरों को कंप्लीट करें, और बाकी की बेसिक परिभाषाएं आपको याद रखनी है। जैसे हम आपसे पूछें कि निबंध क्या है, जैसे परिभाषाओं में आपसे पूछा जाए कि निबंध की परिभाषा किन्हीं 2 निबंध, अब प्रश्न इसके अलावा कहां से बन सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। निबंध की परिभाषा 2 निबंधकारों के नाम, ठीक। कहानी किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, ऐसे पूछ देंगे। और किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम, या एक और कहानी का फेमस प्रश्न है, पता है कौन सा है कहानी का, कहानी के तत्व लिखिए। तत्व ज्यादा पूछा जाता है कहानी का, कहानी के तत्व लिखिए, ठीक। कहानी के तत्व ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं, वैसे इनसे काम चल जाएगा, मैं श्योर हूं, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के आपसे कह रहा हूं निबंध की परिभाषा कुछ पढ़ के जाएं। अगर आपको लास्ट टाइम में थोड़ा टाइम है, कहानी की परिभाषा पढ़ लें, कहानी के तत्व पढ़ लें, उपन्यास के तत्व पढ़ लें। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको 12th में आनी ही चाहिए, क्योंकि 12th पढ़ रहे हैं आप। तो ये सब चीजें पढ़ के जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं प्रश्न कहां से बाहर आ जाएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद जो हमारी बात होगी लेखक परिचय की, कवि परिचय की हमने बात कर ली। अब दूसरी लेखक परिचय की, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहां भी चलेगा। 2 रचनाएं पढ़नी है हमें, भाषा शैली पढ़नी है, और साहित्य में स्थान। वहां हमने वापच और कलापच पढ़ा था, यहां भाषा और शैली की बात होगी। मतलब अब जो इंपोर्टेंट लेखक या लेखिका है, पहले महादेवी वर्मा, फिर धर्मवीर भारती, इनको करना है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और फणीश्वर नाथ रेणु, इनको करना है। ये 4 हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। चलिए एक और बात करते हैं, 4 को 2 करते हैं। वैसे तो 4 आपको करना ही है, लेकिन आपके लिए मैं 4 को 2 करता हूं। 2 पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। कौन कौन से 2, चलिए पहले है महादेवी वर्मा, इनको पढ़ना नहीं है, रट के जाना है। महादेवी वर्मा और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी तक के एग्जाम में इन दोनों में से लगातार एक आपके एग्जाम में पूछा गया है जब बात गद्य की हो। मैं 2 इसलिए कह रहा हूं, अगर 4 का टाइम नहीं है तो अगर 2 करने हो तो कम से कम इन दोनों को करके जाना। आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 4 तो आपको दिए हैं कि आप याद कर लें, बिल्कुल टाइम नहीं है, डर लग रहा है, घबरा रहे हो, 2 करके जा सकते हो ना, तो बस 2 ही करके चले जाओ, ठीक। चलिए फिर हमारी बात होगी गद्यांशों की व्याख्या की। जैसे हमने पद में व्याख्या की, वैसे ही गद्यांशों की व्याख्या। यहां भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां भी सबसे पहले हमारी संदर्भ की बात होगी, फिर प्रसंग की बात होगी, फिर व्याख्या की बात होगी सर, कि यहां भी व्याख्या होती है, और अंत में जो बात होगी वो हमारी किसकी होगी, विशेष की। क्योंकि ये भी तो 4 नंबरों का ही पूछा जाता है,
बराबर मार्किंग है सर सबकी, 4-4 नंबर। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, वहां पद्यांश लिखा था तो प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कौन सा है? वक्तिन। वक्तिन नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। बस ऐसे लिखना है, प्रसंग में पूरी बात क्या कही गई है उसका निचोड़, और व्याख्या में बात को अच्छे से समझाना कि कवि और लेखक, वो लेखिका कहना क्या चाहती हैं, फिर विशेष में इसमें किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा के कौन से शब्द यहां पर दिए गए हैं। दूसरा है उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चित उस स्थल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। तो आपको इसको पूरा पढ़ना है। तीसरा है ये, एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, ये वाला भी आपको पता होगा, पहलवान की ढोलक से फणीसन नाथ रेणु। चौथा, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं, सावधान। तो ये चारों, अब मैं ये कहता हूं कि आपके में 6 चैप्टर दिए हैं, एक एक चैप्टर कम से कम 4 से 5 पेज का है, आपने पढ़े होंगे ना गद्यांश। अब बताओ 4 से 5 पेज मतलब एक चैप्टर में ही कम से कम 10 व्याख्या हैं, 6 में 60 से 70 तक आपको ऐसी व्याख्याएं मिल जाएंगी। 4 ढूंढना वास्तविकता में, मैं फिर कह रहा हूं, आकाश में टिमटिमाते हुए एक तारे को नजर रखने जैसा है। आपके सर में कितने बाल हैं मैं कहूं गिन के बताओ, नहीं बता पाएंगे। वही स्थिति यहां है, बड़ा असमंजस में था, कैसे ढूंढूं, कहां से लेके आऊं। चारों गाइड, सब गाइड ने पढ़ी, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोक, परीक्षा बोध, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को चाटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, सैंपल पेपरों को देखा, बड़ी तबाही मचाई महाराज। 4-5 दिन लगातार एनालिसिस किया मैंने और पूरी हमारी हिंदी के टीम ने, तब इन क्वेश्चनों को आपके पास लेकर आया हूं। अब समस्या यह है कि मैं खुद कह रहा हूं कि 4 बहुत कम है आपके लिए। अब आप कह रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो इंपोर्टेंट है, जब कुछ नहीं है तब ये हैं। मैं फिर कहूंगा, गद्य साहित्य के लिए मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरे 6 चैप्टर पढ़ने में। जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसमें आपके माइंड में एक इमेज तो बने, जिसमें आपके माइंड में एक पता चले कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, भक्तिन में क्या कहा गया है, पहलवान की ढोलक में क्या कहा गया है, काले मेघा पानी दे में क्या कहा गया है। तो ये सब चीजें आप कवर कर लेंगे, आप खुद से ये सब चीजें लिखना आप सीख जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो गद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्य के हमने बात कर ली, गद्यों के वही 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? क्योंकि उसका नाम क्या था? लक्ष्मीन। और लक्ष्मीन का अर्थ क्या होता है? जो सुख समृद्ध वैभव ऐश्वर्यशाली हो, जिसके पास पैसा हो। भक्तिन तो बेचारी गरीब थी, दीनहीन महिला थी, विधवा थी, ऐसा उसके पास कुछ था नहीं, तो वो अपने आप को लक्ष्मीन कहना नहीं स्वीकार करती थी। ये तो वही कहावत हो गई कि ना हम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। दूसरा, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? उसी भक्तिन से मैंने 2 क्वेश्चन इसमें इसलिए लिए, 7 क्वेश्चन देना है 6 चैप्टरों से, 2 इसलिए लिए क्योंकि महादेवी वर्मा के भक्तिन से हर साल प्रश्न पूछा जाता है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि कहां से हर साल व्याख्या आ रही है, कहां से हर साल प्रश्न आ रहा है, कौन सा कवि परिचय बार बार पूछा जा रहा है, गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से बार बार कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको गहन एनालिसिस के साथ ही मिल पाएंगी। अब आपके पास ऐसा टाइम है नहीं कि आप ऐसा एनालिसिस कर सकें। उसके लिए क्या किया आपने? अभियान पे विश्वास किया, हम पर विश्वास किया। बस विश्वास यही है कि मैं चाहता हूं कि जब 7 तारीख को, 7 मार्च को आप पेपर देकर अपने एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो खुशी खुशी ये कहें कि सर ने बिल्कुल सही कहा था, ऐसे ही पढ़ें, ऐसे ही पढ़ाई का नजरिया रखें तो हिंदी तो एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, 100 में से 90 नंबर तक दे रही है। क्या करें? बस अच्छे तरीके से हमें चीजें कवर करनी है। तीसरा प्रश्न है, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? चौथा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? और 6वां प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा? अवधूत मतलब सन्यासी, ऐसे ही शिरीष का फूल है जो हर मौसम में फलता फूलता है, हमने आपको समझाया भी है। उसके बाद मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाले चैप्टर से दिया गया है। ये 7 प्रश्न आपको जब पढ़ के जाने हैं, जब आपकी नैया बिल्कुल डूब रही हो और आपके सुमित सर आकर के आपको हाथ पकड़ के खींच लें, ठीक, तब आपको ये 7 प्रश्न याद करके जाने ही जाने हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं, अब हमारा व्याकरण का सेगमेंट आ गया, यानी कि काव्यबोध। व्याकरण को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, काव्यबोध जो कविता का व्याकरण है, और भाषा बोध जो हमारे गद्य का, यानी कि भाषा यानी पूरे भाषा यानी कि पूरे गद्य का जो व्याकरण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं?
भाषा बोध के नाम से। तो काव्य बोध में क्या है, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, जहां उपमेय में उपमान के पूरे आरोपण कर दिए जाए, वहां सांग रूपक अलंकार होता है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। उपमेय और उपमान, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो। भगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मतलब चंद्रमा जैसा नहीं, मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो ये क्या है, ये सांग रूपक अलंकार है, जहां उपमेय को उपमान के सभी बलों में आरोपित कर दिया जाए। तो ये सांग रूपक अलंकार होगा। सवैया छंद की परिभाषा और बिंब विधान किसे कहते हैं। अब एक चीज समझिए, बेसिक कुछ परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ के आपको जाना है। कौन कौन सी हैं? रस की परिभाषा आपको पढ़नी है, रस की परिभाषा एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है, इन क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है। फिर छंद की परिभाषा आपको पढ़नी है, और छंद कितने प्रकार के होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो क्या हमें छंद की परिभाषा भी पढ़नी है। फिर अलंकार की परिभाषा पढ़ लीजिए, इसकी अलंकार की, कि भैया अलंकार की परिभाषा लिखिए और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अब समथिंग 5 या 6 अलंकार दिए हैं आपके सिलेबस में, अब 6 अलंकार में से एक अलंकार निकालना, आप खुद समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है और कितनी गहन चर्चा का विषय है। वो एक अलंकार आपको लिए लेकर आए हैं, लेकिन बाकी की परिभाषाएं आपको पढ़ के जानी है, ये छोड़कर नहीं जाना है। फिर भाषा बोध के व्याकरण की बात करें तो निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द, मैंने बताया था कि निपात का अर्थ जब शब्द में अत्यधिक बल, अत्यधिक भार देने के लिए किया जाता है, वही तो निपात शब्द होता है। कि मुझे बाजार जाना है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप कहें कि मुझे भी बाजार जाना है, इसमें भी जो शब्द का प्रयोग किया गया है वही तो निपात है। इसने पूरे वाक्य में एक अत्यधिक बल दे दिया कि मुझे भी बाजार जाना है, अब तो आपका दोस्त आपको बाजार लेके ही जाएगा। तो ये निपात शब्द होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं भाई, अभिधा लक्षणा व्यंजना की बात होगी। तीनों शब्द शक्तियों को पढ़िए क्योंकि इसके भेद की बात की गई है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 अंतर। सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो भैया हम आपसे कहते हैं कि विज्ञापन, अनुच्छेद और तीसरा है एक संवाद। विज्ञापन, अनुच्छेद और ये संवाद, ये तीनों ही आपके एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। इनको आपको रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं रटना नहीं है, इनको बनाना आना चाहिए। और संवाद तो आपके घर की खेती है, मैं ऐसा मानता हूं। संवाद में क्या है, आप और आपके कोई दूसरे दोस्त खड़े हुए हैं, आप उनसे कहेंगे सर हम और आप बातचीत कर रहे हैं, उसको लिख दीजिए। अरे राम कैसे हो तुम? मोहन मैं तो बढ़िया हूं, तुम कैसे हो? अरे भैया मैं तो बढ़िया हूं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मोहन बोलता है मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैंने अरबिहान से संभव 2.0 वाला बैच लिया था तो मेरा तो पूरा रिवीजन हो गया था। अरे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हारा अरबिहान से पूरा रिवीजन हो गया है? तो मैंने सोचा तुम्हें पता होगा जब सब बच्चे लिए हैं। तो अब बताओ अब क्या करें, अब तक तो नहीं पढ़ पाए, अब तो गलती हो गई, अब ऐसा कुछ अरबिहान माध्यम दे रहा है? हाँ, राम कहता है दे रहा है। क्या दे रहा है? अब भैया अंतिम युद्ध के नाम से यूट्यूब पर 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, केवल हिंदी के ही नहीं सभी सब्जेक्ट के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलो धन्यवाद तुम्हारा राम, कम से कम लास्ट टाइम पे अरबिहान ने हमारी इतनी लास्ट तो बचा ली कि 50 क्वेश्चनों से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ से कुछ तो बेहतर है। तो ये सब क्या है, ये संवाद है, बस इसको एक दूसरे कैरेक्टर बना के आप लिखाइए। ध्यान रखना संवाद छोड़ना नहीं है आपको, ठीक। तो एक विज्ञापन, विज्ञापन में भी क्या है, सड़क सुरक्षा लिख दीजिए, अधिनियम चारों तरफ उसके घेरे बना दीजिए। विज्ञापन लिखना मैंने बताया है यूट्यूब पर आपको 5 वीडियो में पूरी हिंदी कंप्लीट करवाई है। एक आरोह, दूसरा वितान, तीसरा अव्यक्ति माध्यम, 14 भाषा बोध और काव्य बोध का करवाया है, और 5वां ऐसे ही हमने एक और वीडियो करवाया है निबंध और पत्र का। तो ये 5 वीडियो में पूरी हिंदी कंप्लीट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं कह रहा हूं पढ़ना चाहिए, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपकी, ठीक। तो ये हमारे हो गया पूरा भाषा बोध। अब आते हैं हम वितान पर। तो भैया आरोह कंप्लीट होता है, वितान भी हमें 2 नंबर देता है। कैसे? सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर में, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो और ज्यादा नंबर का वितान आता है। तो वितान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हमें पढ़ने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, समझाइए।
मतलब आपको पता है यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के थे, पुरानी संस्कृति से बंधे थे, पुरानी सभ्यता से बंधे थे, पुराने भावों से, पुराने विचारों से बंधे हुए थे। उनके लड़के, उनकी पत्नी, भैया सब कैसे थे, उनकी बच्ची, सब नए ख्यालात वाले थे। तो यशोधर बाबू उन दोनों ख्यालात में स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। यही समस्या थी कि उनको ऐसी भव्य पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगी, अच्छे तरीके से चीजें नहीं समझ में आई उनको। लेखक के पिता आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या क्या शर्तें रखी है। मैं कहता हूं अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, समस्या है, बेरोजगारी है, पढ़ाई से दिक्कत है, पढ़िए आनंदा को। इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी आनंदा ने कैसे उन सभी समस्याओं को हैंडल किया। घर वाले कहते थे कि पढ़ाई करके साहब स्कूल जाओगे, कहता था पढ़ूंगा सर, बिल्कुल। वो घर वाले कहते थे कि आपको भैंस चरानी है, भैंस चराने के बाद स्कूल जाओ, कहता था चरा लूंगा लेकिन स्कूल जाऊं। घर वाले कहते थे पूरा घर का काम करना पड़ेगा, पूरा सब कुछ करना पड़ेगा तब स्कूल जाओ, कहता था चलेगा सर लेकिन स्कूल जाऊंगा। इतनी समस्याएं थी, घर वाले तक उसके लिए शर्त रख रहे हैं। यहाँ तो आपके घर वाले बार बार बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तब आपको बुरा लगता है। बोलते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तब आपको बुरा लगता है। एक व्यक्ति इतना सब कष्ट सहने के बाद भी अपने बचपन से आज इतना महान लेखक, इतना राइटर बना कि आप उसको पढ़ रहे हैं, तो समझिए उसके जीवन में कितना संघर्ष रहा है। जितने भी बड़े व्यक्ति रहे हैं सबके जीवन में संघर्ष रहा है। याद रखिए अब्दुल कलाम से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, मैं कहता हूं जो आज आप लोगों के युवा आइकॉन है विराट कोहली तक, सबके जीवन में संघर्ष रहा है। बिना संघर्ष के किसी का भी जीवन नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक, जो शीर्षक का औचित्य क्या है लिखिए। तो यह आपको लिखना है मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की 2 विशेषताएं। जल संस्कृति और नगर नियोजन ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं मोहनजोदड़ो में जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं इसके लिए आपको एक और विकल्प दूंगा कि 3 ही चैप्टर हैं, इसमें 3 ही अध्याय हैं, आपको भी पता है 3 ही अध्याय हैं। सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबी पांव 3 हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार अच्छे से लिख देता हूं सर, आप भूल जाएं तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्यों कह रहा हूं? 3 चैप्टर है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है वितान। पढ़ लेना, इसमें से आपको बाकी के ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए मैं यहां से कह रहा हूं पर्याप्त है इतने क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कहां से करेंगे, हालांकि क्लास हम ऑब्जेक्टिव भी देंगे, लेकिन पढ़ लें तो खुद से श्योरिटी आपको आएगी। फिर क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम की बात होगी जो आपके लिए सबसे डराने वाली बुक है। कहां है संचार, कैसे करें, रेडियो नाटक कैसे करें, चीजें कहां से कवर करें, लेखनी क्या होता है, समाचार पत्र क्या होते हैं, अरे भैया रिपोर्टर कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। बड़े डरे सहमे से रहते हैं आप लोग। डर जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ मूवमेंट पर, हर मूवमेंट पर डरोगे तो समस्या आनी है आपको। इसलिए एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको डरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस डर को कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। मैंने कहा भी है आपसे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर लहरों से डर जाएंगे तो हमारी नाव कैसे पार होगी? यहां लहरें क्या हैं? आपके लिए इतना बड़ा चौड़ा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, डर है आपका, लेकिन लास्ट टाइम पे जो आपका कॉन्फिडेंस आपके मन में बैठा हुआ है ना, लगा हुआ है, वही कॉन्फिडेंस आपको यहां दिखाना है। डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम टाइम पे स्वाभाविक है डर का होना, लेकिन एग्जाम टाइम पे एक चीज याद रखना, हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। सबके साथ है ये मनोवैज्ञानिक चीज है, साइकोलॉजिकल है, इसलिए डरे नहीं। एग्जाम टाइम पे आपको सब कुछ याद आएगा, ठीक। इसलिए ये नहीं डरना है कि सर इतना पढ़ने के बाद हमें चीजें याद ही नहीं आ रही, नहीं आएंगी, क्योंकि आप सबको याद करना चाह रहे हैं एक टाइम पे। जब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम का पेपर देंगे तो प्रश्न आएगा, अपने आप उत्तर लिखेंगे अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो ये गड़बड़ बात है महाराज, ठीक। चलिए प्रश्न क्या है, समाचार लेखकों में किन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला। दूसरा, इंटरनेट क्या है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए, मतलब 2 हानियां लिखिए इंटरनेट की। ये भी हमने चर्चा की है जब हमने अभिव्यक्ति और माध्यम आपका पूरा यूट्यूब पे कवर किया है, तो एक एक चीज आपको तरीके से समझाई है। यहाँ केवल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन वहां हमने क्वेश्चन विद आंसर भी आपको कवर कराए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देखना जरूरी बनता है। फिर क्या है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है?
एक अच्छे लेखन की 2 विशेषताएं और प्रमुख विशेषताएं लिखना है। रेडियो नाटक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं, समानताएं लिखना है कहानी और नाटक में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, क्योंकि फ्रीलांसर पत्रकार जो होता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं यहां भी बात करनी पड़ेगी। अब हमारी बात आती है अपठित गद्यांश और पद्यांश की, यानी कि ये वो होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन के आंसर चाट के लिखना है। तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। ये तो अपठित है, ये उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप अपठित पढ़ने से पहले कम से कम 2 से 3 बार बार क्वेश्चन का आंसर पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, सॉरी क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक मतलब पूरी बात जिसके इर्द गिर्द घूम रही हो, जिसके बारे में ज्यादातर कहा गया हो, जिन शब्दों का ज्यादातर प्रयोग किया गया हो, वो शीर्षक होते हैं। तो शीर्षक, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश। अब जैसे 1 2 3 4 5 लाइनों में है, आपको चार्ट करके लिखना है बात क्या कही गई है, उसको मुश्किल से 2 लाइनों में, उसका 1/3 करना है, 1.5 से 2 लाइनों में आपको सारांश लिखना है। तो ये चीज। तीसरा, राष्ट्र निर्माण का वाक्य में क्या, राष्ट्र निर्माण का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। अब राष्ट्र निर्माण है उसका आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर पे जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा ये पढ़ लेते हैं गद्यांश, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि गद्यांश पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है और एग्जाम टाइम में प्रेशर में हमें चीजें याद नहीं आती, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें और समझें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर अपने आराम से उसका आंसर ढूंढेंगे। ऐसे टाइम भी बचेगा और चीजें भी कवर होंगी। ठीक, तो ये अपडेट हो गया। उसके अथवा में क्या आता है, एक पद आता है, पद आपसे पूछा जाएगा, उसको भी सेम क्वेश्चन होंगे 3। अब मैं आपसे ये कहूंगा, जब गद्य और पद दोनों अथवा में आ रहे हैं सर, तो आप गद्यांश को ही प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि गद्यांश में चीजें सरल होती हैं, ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। पद्यांश में कुछ कुछ कठिन मीनिंग होंगी, कहां से ढूंढेंगे, कुछ पर्यायवाची पूछ दिया तो कैसे करेंगे। इसलिए गद्यांश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शीर्षक पूछा जाता है, सारांश पूछा जाता है, तो वो चीज आप ढूंढ लेंगे। तो आपकी स्मार्ट स्टडी तो यही कहती है कि आप गद्यांश ही हैंडल करें, पद्यांश को छोड़ दें, क्योंकि गद्यांश में आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं, हमारा अंतिम लास्ट टॉपिक है जो पत्र लेखन। मैंने आपको जब पत्र यूट्यूब पर पढ़ाया है, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी फॉर्मेटिंग करके बताया है केवल 7 पॉइंट में कि पत्र कैसे लिखना है। अगर जो पत्र आपने पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आया तो उसको आप कैसे लिखेंगे। मैंने बताया भी है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या क्या होते हैं, औपचारिक में कैसी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, अनौपचारिक में कैसी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो ये औपचारिक कुछ पत्र आपको औपचारिक और अनौपचारिक करके 5 पत्र बताए हैं। उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं, उनको आवेदन पत्र लिखना है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। इंदौर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु पिता को पत्र लिखना है। और राज्य स्तरीय बाल रंग निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु मित्र को बधाई पत्र लिखना है। मैं फिर कह रहा हूं, पत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर सरल फॉर्मेटिंग बताई गई है, एक बार जाकर के जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। अंत में हम आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है निबंध लेखन का, यानी कि वो इंपोर्टेंट 5 निबंध जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपने 5 निबंध पढ़ लिए, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो कि इन 5 निबंधों में से मान के चलो एक भी निबंध नहीं आया, फिर क्या करेंगे। अगर नहीं पूछा गया निबंध जो आपने याद किया तो क्या करेंगे। उसके लिए भी मैंने निबंध में कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट बताए हैं। जब मैंने आपकी YouTube पर निबंध और पत्र लेखन अपठित गद्यांश वाली क्लास ली थी, मैंने ये बताया था कि उसमें क्या होगा कि आप कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट जैसे हानि और लाभ सबकी इंपोर्टेंट है, समस्याएं कहाँ है, कारण क्या है, निदान क्या है, कैसे लिखना है, महत्व क्या है, वो सब चीजें सबकी इंपोर्टेंट हेडिंगें हैं। अगर आपको निबंध के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उन हेडिंग का प्रयोग करके आप पूरा निबंध लिख सकते हैं 2 से 2.5 पेज तक। तो मैं फिर कहता हूं, उन चीजों को थोड़ा कवर करिए, आवश्यक है। तो कौन सा निबंध आपको, वर्तमान युग में इंटरनेट, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिन पानी सब शून्य या जल ही जीवन है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रदूषण का बढ़ता हुआ प्रभाव और अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम। तो ये 5 निबंध आपसे पूछे जाएंगे। इन्हीं 5 निबंधों में से हर बार यही होता है कि इन्हीं 5 निबंधों में से एक निबंध आपके एग्जाम में जरूर आता है।
तो भैया ये आपकी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि अंतिम युद्ध है हिंदी। 7 मार्च को पेपर है, होली के बाद। मैं कहता हूं इस साल की होली को इग्नोर करिए, इस साल की होली को इग्नोर करिए, क्योंकि त्योहार तो हर साल आएंगे। 3-4 को होली है या 2 को होली, जब भी है थोड़ा सा होली को छोड़ करके हिंदी पर लग जाइए। जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, पहले आपको वितान के चैप्टर पढ़ना है क्योंकि इंपोर्टेंट है, आरओ के भी चैप्टर पढ़ लीजिए, और पद्यांश की व्याख्या अगर समझ में नहीं आ रही है तो सारांश पढ़ लीजिए। वैसे जो 5 हमने आपको यूट्यूब पर वीडियो दे रखे हैं, पूरा हिंदी कवर करवाया है। अगर आप एक बार पहले देख चुके हैं, मैं कहता हूं दोबारा देखिए, कम से कम 3 बार उन वीडियो को देखिए, तब आपके माइंड में एक फ्रेमिंग बनेगी कि हमें कैसे करना है, क्योंकि 1-2 बार से चीजें हमें पता है कि आप भूलेंगे। एग्जाम टाइम है, कॉन्फिडेंस कम है आपके अंदर, वो भी आपको रखना है कि मैं कर सकता हूं। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, सर हिंदी को कमजोर ना समझें, ये भी आपके 100 नंबरों का सब्जेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे में से पूरा नंबर देके जाएगा। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 95 से ज्यादा नंबर हिंदी में आए हैं। मैं 8 से 9 साल हो गए मुझे हिंदी पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे कई स्टूडेंट से बात हुई है। तो बस आप 2 चीजों का ध्यान रखें, बुक को प्रॉपर रूप से पढ़ें, जो आपको करवाया गया है वो आपके लिए पर्याप्त है, डरे बिल्कुल नहीं, एग्जाम है, और हिंदी को बराबर इंपोर्टेंस दें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आधा घंटा, केवल आधा घंटा, एग्जाम टाइम पे कह रहा हूं, सब सब्जेक्ट हैं, सबको चलने दो, केवल आधा घंटा हिंदी को दे सकते हो, दीजिए, क्योंकि यही आपका वो है जो आपकी परसेंट को इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा। फिजिक्स में कमाएंगे, हिंदी में बढ़ेंगे, केमिस्ट्री में कमाएंगे, हिंदी में बढ़ेंगे, बायो में, मैथ में कमाएंगे, हिंदी में बढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी कमाते हैं। बहुत से बच्चे तो अंग्रेजी पढ़ने में भी डरते हैं, अंग्रेजी में कमाएंगे तो हिंदी में बढ़ेंगे। यानी कि मैं ये कहता हूं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब में हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चों को ये समझना चाहिए, ये मानना चाहिए, इसको फिर से देखना चाहिए। ठीक, तो ज्यादा बातचीत नहीं, आपके टाइम की महत्वता मुझे पता है, तो बस मैं यही कहूंगा कि 1-2 चीजें हैं, बाकी कंप्लीट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरिविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।